हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और एंड वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए तो कल का रिवीजन करते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला नाटू नाटू को। कल दो पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो ऑस्कर मिला है भारत में। ठीक है, एक तो ये नाटू नाटू, एक द एलिफेंट विस्परर के लिए मिला था। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में दो ऑस्कर आए थे इंडिया को। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे पसंदीदा विदेशी स्थान यूके को चुना गया है। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया है। आईआईटी रुड़की ने वहां के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। और अभी प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान जीता हुआ है। पागल खाना ये यहाँ पर टाइप हो गया गलती से, इसको उठा के यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, तो ये पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान जीते हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, ये दो बैंकें अमेरिका में डूब चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। विश्व व्यापार संगठन के विवादों को हल करने के लिए अभी जापान भी वैकल्पिक तंत्र में शामिल हो गया है। नेपाल ने अपने यहाँ पर सोलो ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, एक गाइड अनिवार्य कर दिया है। नारायण राणे ये केंद्रीय मंत्री हैं, MSME मंत्री हैं। इन्होंने अभी MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना शुरू किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अभी बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। साथ ही में इन्होंने एलेथॉन भी शुरू किया था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका किया आपने रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 मार्च को। देखो ये 14 मार्च मनाए जाने के पीछे का कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है। गणित के बारे में अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए तो मनाया जाता है, आप बाकी चीजें तो जानते ही हो। यहाँ पर मैं मेन बात बताऊंगा आपको। देखो इसे पाई दिवस भी कहते हैं। अब ये 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए आप जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, इसको करेंगे अगर आप सॉल्व तो 3.14 आएगा। ठीक है, समथिंग ऐसे आगे बढ़ेगा, 1414। तो 3.14 को ही आप अगर लो तो देखो 14 तारीख है और तीसरा महीना है, यानी मार्च महीना। ठीक है, इसलिए ये दिन चुना गया 14 मार्च पाई दिवस के लिए। वैसे एक और रीजन है, 14 मार्च को ही आइंस्टीन की जयंती भी होती है, लेकिन कारण तो यही वाला है, पहला वाला ही। 3.14 मान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये दिन चुना गया है। इस बार की थीम रखी गई है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखेंगे आप। ये तो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस है। अगर आपसे राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जाए तो आप बताएंगे 22 दिसंबर श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है। श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्लियर है, 22 दिसंबर को। चलिए तो ये बाकी के जो अभी तक मार्च महीने में इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, एक विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। एक विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। 4 को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 को ही विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 7 को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को ही इस बार नो स्मोकिंग डे मनाया गया। ये हर एक मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। और 9 मार्च को इस बार विश्व किडनी दिवस मनाया गया, यह हर एक मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अभी दोस्तों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आप जानते हैं भारत मेजबानी करने वाला है। ठीक है, कई बार आपको बताया गया है। तो भारत में इसकी मेजबानी होगी और अब शुरू ही हो गया है, समझ लो आज से। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर, इसको प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर बनाया गया है MC मैरीकॉम को और फरहान अख्तर को। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। MC मैरीकॉम तो आपको पता है कि क्यों इनको नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि ये खुद मुक्केबाज रह चुकी हैं और 6 टाइम की वर्ल्ड चैंपियन है। फरहान अख्तर को क्यों चुना गया? फरहान अख्तर एक तो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। इनकी एक मूवी आई थी अभी, बॉक्सिंग से ही रिलेटेड थी। ठीक है, तो उस मूवी के लिए क्योंकि काफी ज्यादा सुर्खियां भी इन्होंने बटोरी थी, तो इसके लिए भी इनको बना दिया गया है। फिलहाल ये दोनों ये प्रमोट करेंगे किसको? विमेंस का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का। ठीक है, तो कहां पर होगा?
15 से 26 मार्च को ये नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा और टाइटल स्पॉन्सर है महिंद्रा। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो वो बन गई हैं सुरेखा यादव। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया, इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि सुरेखा यादव के नाम एक और रिकॉर्ड है। ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। ठीक है, एशिया की ये पहली महिला लोको पायलट हैं, पहली महिला लोको पायलट हैं। ठीक है, 1988 में ये लोको पायलट बनी थी, महिला लोको पायलट बनी थी और एशिया में पहली बार किसी महिला को ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब इन्हीं के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस आप जानते हैं भारत की ये सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है और बहुत ही यूनिक ट्रेन है, मतलब बहुत ही एडवांस रूप से ये बनाया गया है। ठीक है, तो सुरेखा यादव को अभी इनको जिम्मेदारी सौंपी गई, इन्होंने चलाया। यहाँ पर इमेज में आप देख पाएंगे एशिया की फर्स्ट वीमेन है ये लोको पायलट और इन्हीं को अभी नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को भी ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई। सुरेखा यादव महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं। अच्छा, ये तो बनी है पहली महिला लोको पायलट यानी कि पहली महिला ट्रेन चलाने वाली। क्या आपको पता है ट्रेन भारत में कब पहली बार चली थी? भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 16 अप्रैल को 1853 को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम चल रहा था और पहली जो ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था और वो ट्रेन पहली बार चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी थी, ब्लैक ब्यूटी नाम था और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर ये चलाई गई थी। ठीक है, भारत की पहली ट्रेन। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाने वाली ट्रेन कौन सी बनी थी, कब लॉन्च की गई थी? तो 1925 में पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई थी। उसके पहले कोयले की से चलने वाली ट्रेन चलाई जाती थी। भारत में मेट्रो की कब शुरुआत हुई? तो 1984 में मेट्रो की शुरुआत हो गई आते। ठीक है, और पहली मेट्रो कौन सी? कोलकाता मेट्रो चलाई गई। क्लियर है, ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। वैसे लोको पायलट की बात आई है, अगर आप भी लोको पायलट बनना चाहते हैं, आपका भी सपना है ट्रेन चलाने का, तो लोको पायलट बैच आया हुआ है, लोको पायलट शताब्दी बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एमजेटी एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है और मेरा यहाँ पर पूरा अनुभव आपको मिलेगा और इसका आप फायदा उठाइए। लोको पायलट की नई वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी सीटें खाली हैं अभी, तो भर्तियां होंगी, जल्द ही होंगी, इसकी अनाउंसमेंट जल्दी किया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस कहां पर शुरू किया गया? तो ला पेरोस दोस्तों ये हिंद महासागर में अभी अभ्यास ये शुरू किया गया है। ला पेरोस 4 देशों के बीच में होने वाला एक ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, साथ ही साथ ये द्विवार्षिक है यानी कि 2 वर्षों में एक बार होता है। ला पेरोस में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, फ्रांस, यूके ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी की जो नेवीज हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर रही हैं। हालांकि ये आयोजित किया जाता है फ्रांस के द्वारा, इसमें और भी देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस बार का इसका तीसरा संस्करण है हिंद महासागर में जो कि हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्त किया गया है दोस्तों अभी हाल ही में श्रेया घोड़ावत को। श्रेया घोड़ावत सी चेंजेस क्लाइमेट में भारत की ये एम्बेसडर होंगी, भारत में इसे प्रमोट करेंगी। ये सी चेंजेस क्लाइमेट कोई कैंपेन का नाम नहीं है, ये एक एनजीओ का नाम है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो एनजीओज होते हैं ना, वैसे ही एक एनजीओ ये भी है, सी चेंजेस क्लाइमेट। ये क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के एक तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने और क्लाइमेट चेंजेस के खिलाफ लड़ने के लिए ये बनाया गया था। तो इसकी भारत में प्रमोशन, ब्रांडिंग वगैरह सब करेंगी कौन? श्रेया घोड़ावत। एक्चुअली में इस एनजीओ ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल विमेंस डे पर एक कैंपेन, एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। इस कैंपेन का नाम है एम्ब्रेस इक्विटी। तो इसी एम्ब्रेस इक्विटी को ये प्रमोट करेंगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाने के लिए ये एम्ब्रेस इक्विटी शुरू किया गया है। क्लियर? श्रेया घोड़ावत, ये नाम ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला, फरवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो फरवरी 2023 के लिए भी अभी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड की घोषणा कर दी है और इस बार हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर को चुना गया है विजेता।
हर एक महीने आईसीसी अवार्ड देता है एक महिला खिलाड़ी और एक पुरुष खिलाड़ी को, ठीक है, उस महीने में बेस्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए। इस बार के पुरुष विजेता हैरी ब्रूक चुने गए हैं, इंग्लैंड के हैं। महिला विजेता एस्ले गार्डनर चुनी गई हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। क्लियर है। और ऑस्ट्रेलिया ने आपको आपने अभी देखा कि ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टी20 विश्व कप भी जीत लिया, जो कि अभी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो टी20 विश्व कप विजेता भी इस टाइम पर है। फिलहाल आईसीसी की अगर बात करें तो 1909 में स्थापना हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दुबई में हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं जेफ एलार्डेस। सीईओ का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हर एक महीने दिया जाता है आईसीसी के द्वारा ये अवार्ड। अगला, हाल ही में एफडीआईसी ने किसको सिलिकॉन वैली बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया? तो एफडीआईसी ने अभी टिम मायोपोलोस को नियुक्त किया है सिलिकॉन वैली बैंक का नया सीईओ। सिलिकॉन वैली बैंक नाम चर्चे में इस समय लगातार बना हुआ है। अभी कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डूब चुकी है बैंक, ठीक है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बैंकें हैं अमेरिका की, ये डूब चुकी हैं। तो जैसे भारत में एक टाइम पर अभी यस बैंक के साथ क्राइसिस नहीं आया था 2019 में, जब वो डूबी थी और उसके बाद लगातार नए सीईओ आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जा रहे थे, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे थे लगातार। सेम वैसा ही काम यहाँ पर हो रहा है इस समय। वहां पर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इसने अभी हाल ही में जो फनी माई के जो टिम मायोपोलोस थे, इनको नियुक्त कर दिया है इसका नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बैंकों पर क्राइसिस आई हुई है। दो बैंकें अपर्याप्त पूंजी की वजह से बंद हो गई हैं। इनके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। आगे, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष दोस्तों ये होंगे सिद्धार्थ मोहंती। एक्चुअली में एम आर कुमार का कार्यकाल हो रहा है खत्म, तो एम आर कुमार की जगह पर अब सिद्धार्थ मोहंती हो सकता है नियुक्त कर दिए जाएं, लेकिन इससे पहले इनको 3 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। जो इंटरिम चेयरमैन होता है वो दोस्तों बेसिकली कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वो तब तक नियुक्त होता है जब तक कोई परमानेंट ना मिल जाए। तो वैसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो इंटरिम होता है उसी को आगे चल करके परमानेंट कर दिया जाता है, अगर सब कुछ उसका ठीक ठाक रहता है तो सिद्धार्थ मोहंती में भी 3 महीने बाद परमानेंट हो जाएं, लेकिन अभी के लिए तो ये अंतरिम अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में दो जो एमडी जो रिटायर होने वाले हैं उनकी जगह पर बदलाव करके दो नए एमडी को भी नियुक्त किया है। आपको पता होना चाहिए एलआईसी हो या फिर आरबीआई हो, ठीक है, इनके चार चार एमडी होते हैं। 4 एमडी होते हैं, ठीक है, 4 एमडी होते हैं। तो ऐसे में 2 एमडी जो रिटायर हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? राजा कुमार और बीसी पटनायक, ये दो रिटायर हो रहे हैं। अब इनकी जगह पर दो नए आएंगे, तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ। इन दोनों की नियुक्ति की भी घोषणा कर दी गई है। एलआईसी के अभी के टाइम पर 4 एमडी कौन कौन है? एक तो सिद्धार्थ मोहंती खुद है, जो कि अंतरिम अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। एक इपे मिनी है, एक है तबलेश पांडे और एक एम जगन्नाथ, ये दो नए आए हुए हैं, ठीक है ना। तो 4 एमडी और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अभी तक एम आर कुमार थे, ठीक है। अब इनकी जगह पर सिद्धार्थ मोहंती अंतरिम में भी है, आगे परमानेंट हो सकते हैं। एलआईसी आप जानते हो देश की ये सबसे बड़ी सरकारी भी कंपनी है और देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा करता कंपनी है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ये इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। आगे देखते हैं। एलआईसी पर अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप सर्च करके देख सकते हो। हाल ही में इसरो ने कितने साल पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया? तो इसरो ने अभी हाल ही में 10 साल पुराने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष से गिरा दिया है। खुद का ही सैटेलाइट खुद ही मार करके प्रशांत महासागर में गिराया है। ये क्यों हुआ है ऐसा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इस सैटेलाइट का नाम है मेघा ट्रॉपिक्स 1। ये 2011 में लॉन्च किया गया था। 1000 किलोग्राम वेट के साथ ये लॉन्च किया गया था और अगले 3 सालों के लिए ही लॉन्च किया गया था इसे, ठीक है। 3 सालों तक ये मौसम की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसने 10 साल तक सेवाएं दी भारत को। 10 साल तक मौसम की जानकारी देता रहा। और एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, यूएनआईएडीसी, ये देखती रहती है कि कौन सा सैटेलाइट का आउटडेटेड हो चुका है, कौन अब गिरा देना चाहिए, नहीं तो फिर वो खुद से अगर गिरेगा तो फिर जान माल की हानि भी पहुंच सकती है लोगों की, ठीक है। तो वो पता करती रहती है, अंतरिक्ष में देखती रहती है, उसका भी सैटेलाइट है वहां पर। तो जो आउटडेटेड हो गया रहता है
उसकी एजेंसी को इन्फॉर्म करके कहती है भैया आप इसको गिरा दो जिससे किसी और को कोई नुकसान ना हो। तो यूएनआईएडीसी ने ही अभी इसरो से कहा कि आप इसे गिरा दीजिए प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर इसरो ने इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। मेघा ट्रॉपिक्स 1 इसका नाम था, याद रखिएगा। इसरो ने CNES के साथ, जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, उसके साथ मिलकर के इसे 2011 में लॉन्च किया था। क्लियर बिल्कुल। बाकी बेसिक चीजें तो आप जानते ही हो इसरो वगैरह इसके। आगे बढ़ते हैं। IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत कौन से स्थान पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो IQ एयर ने इस साल की भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और इस साल बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। पूरा सब कुछ हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है। IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। इस बार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत आ गया है 8वें स्थान पर। पिछली बार 5वें स्थान पर था। ठीक है, तो पिछली बार वाले भी आप याद रखते चलिए। यहाँ पर IQ एयर की ही वेबसाइट पर मैं हूं और यहाँ पर पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। टॉप पर अगर यहाँ पर सिटीज की बात की जाए, ये वैसे सिटीज है, ठीक है ना, ये सिटीज की लिस्ट है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है लाहौर पाकिस्तान की, फिर होटान है चाइना की, तीसरे पर भिवाड़ी है, चौथे पर दिल्ली है, पांचवें पर पेशावर, छठे पर फिर दरभंगा, फिर आसोपुर, उसके बाद फिर देखो नई दिल्ली, पटना वगैरह सब है। अगर भारत की लिस्ट में आपको दिखाऊं ना, मतलब मैंने और सारी इमेजेस नहीं ली, नहीं तो पूरा पूरा एक तरफ से ऐसे ही तिरंगा ही दिख रहा था। अभी 10 के बाद ना लगातार तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा था। मतलब आप समझ लो कि 100 में से 65 सिटीज भारतीय हैं और टॉप 10 में ही यहाँ पर आपको 6 दिख गई, 1 2 3 4 5 6, टॉप 10 में ही 6 भारतीय शहर दिख गए यहाँ पर। सबसे ये पॉल्यूशन के मामले में है। कुछ और जानते हैं। टॉप 3 देशों के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो देश है वो है चैड। ठीक है, चैड जो है ये सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। दूसरे पर इराक है, तीसरे पर है पाकिस्तान। भारत 8वां सबसे प्रदूषित देश है। थोड़ा सा फिर से कंपैरिजन करते हैं 2021 के बारे में। 2021 में आपको याद होगा दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी शहर था। ठीक है, दिल्ली था सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी शहर। और इस बार दिल्ली नहीं है, इस बार दिल्ली को 9वें स्थान पर रखा गया। क्यों? इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ। पिछली बार क्या हुआ था ना, ये लोग दिल्ली और नई दिल्ली दोनों को एक ही में कर लिए थे। तो भारत सरकार ने कहा नहीं नहीं, आप देखो ना थोड़ा सा गलत कर रहे हो। दिल्ली अलग है, नई दिल्ली अलग है, और नई दिल्ली को आप अलग शहर मान करके इसका सर्वे करो और दिल्ली का अलग आप सर्वे करो। तो ये किया गया IQ एयर के द्वारा। इसमें पाया गया दिल्ली ज्यादा प्रदूषित है, तो इसलिए दिल्ली में को चौथे स्थान मिला। और नई दिल्ली जो है वो साफ सुथरा है, थोड़ा सा मतलब कि अच्छा रिहायशी इलाका में आ जाता है, तो 9वें स्थान पर इसको रखा गया। हालांकि ये भी पॉल्यूटेड ही है, टॉप 10 में आ ही रहा है। देखो ना, इससे अभी एक फायदा हुआ ये कि भारत की छवि को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना पिछली बार अगर ये टॉप पर रहा था तब हुआ था। मतलब अगर किसी से कहा जाए दिल्ली जाना है, वो देखेगा रिपोर्ट चर्चे में कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, वहां मत जाओ, तो इससे दिल्ली को कहीं ना कहीं वहां की इकोनॉमी को नुकसान होता था। ठीक है, तो इस बार देखो अब ठीक ठाक है। 9वां स्थान कौन याद रखता है। फिलहाल ये टॉप 10 के क्वेश्चन थे आज के। और आपको अगर पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारी ई बुक्स वगैरह आती हैं, आप एक बार ई बुक जरूर लेकर के देखो। मंथली ई बुक भी आती है, बहुत ही जबरदस्त होती है, एक बार जरूर लेकर के देखो। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मैंने कल पूछा था, ढाका बांग्लादेश में है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन कुल लंबाई 1367.67 करके है, ठीक है, मीटर। आज आपको क्या बताना है? व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई, किस संस्थान के द्वारा ये दिया जाता है? अगला, AR रहमान ने किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड जीता था, किस गाने के लिए जीता था? दोनों ही बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसकी क्विज PDF वगैरह सब कुछ आपको MZT ऐप पर मिलेगी, आप वहां से बिल्कुल फ्री में इसका एक्सेस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।